शुरुआत कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, जनसंख्या क्या होता है। ठीक है, जनसंख्या दर ध्यान से समझना, जनसंख्या में वृद्धि किस कारण से हो रहा है इसके बारे में तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन हेल्थ चैप्टर में पढ़ लिया था, डिटेल पढ़ लिया था। जनसंख्या का जब अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। इसके बारे में बात किया था। आज मेनली हम लोग पढ़ेंगे कि जनसंख्या के क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग जन्म दर, मृत्यु दर, आपेक्षिक घनत्व, एज पिरामिड, इन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे कि वृद्धि दर किसे कहते हैं। ठीक है, वृद्धि दर किसे कहते हैं, जन्म दर को कौन कौन से, ध्यान समझना, कोई एरिया का जो जनसंख्या है उसको कौन कौन सा कारक प्रभावित कर सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आईएमपी टॉपिक चलता है ये। ठीक है, हर साल पेपर में हर 1-2 साल के गैप में इसमें से क्वेश्चन पूछता ही है। क्लियर है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं जनसंख्या किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है जनसंख्या किसे कहते हैं या पॉपुलेशन किसे कहते हैं। तो पॉपुलेशन का मीनिंग क्या बताया था कि एक ही जाति के जीवों की संख्या के समूह को, एक ही जाति के जीवों की संख्या या उसका क्या बोल रहा हूं मैं, समूह को क्या बोल देते हैं हम लोग, पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। जैसे कोई एरिया में केवल मनुष्य है तो ह्यूमन पॉपुलेशन, केवल काऊ है तो काऊ का पॉपुलेशन। ठीक है, केवल वहाँ पास मक्खी है तो मक्खियों का पॉपुलेशन। समझ आ रहा है कि नहीं। तो पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है, एक ही जाति के जो जीव हैं, एक ही जाति को जो जीव है उनकी टोटल कोई दिए गए एरिया में दिए गए समय में। क्लियर है कि नहीं। जनसंख्या का मीनिंग क्या बोल रहा हूँ मैं, दिए गए क्षेत्र में, दिए गए समय में, दिए गए क्षेत्र और दिए गए समय में एक ही जाति के जीवों की संख्या या समूह को क्या बोल देते हैं हम लोग, पॉपुलेशन। जैसे कि वर्ष 2012 है तो वर्ष 2012 में महासमुंद एक क्षेत्र दे दिया गया, तो महासमुंद क्षेत्र की जो कुल एक ही जीवों की, यानी जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन का काउंट करवाएं, जनगणना करवाएं, सेंसस करवाएं। क्लियर है, तो ये किसका हो गया, मनुष्य का जनगणना। मान लो पशु का गणना होगा तो पशु जनगणना बोलोगे। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब दिए गए समय में, समय बताया हूं मैं सन 2012। ठीक है, और उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, दिए गया क्षेत्र, तो उसमें एक ही जाति के जीव, जैसे मनुष्य का करवाया तो मनुष्य का जनगणना, पशुओं का कराऊंगा तो पशुओं का, और उसमें भी स्पेसिफिक होगा, गायों का अलग जनगणना होगा, भैंस का अलग होगा, ऊंट का अलग होगा, हाथी का अलग होगा, बकरी का अलग होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। जनगणना, ध्यान समझना, जनसंख्या की गणना को क्या बोलते हैं हम लोग, जनगणना। क्या बोलते हैं, जनगणना। हर 10 साल में एक बार होता है। क्लियर है, हर 10 साल में एक बार होता है। यहाँ तक क्लियर था, यहाँ तक समझ आया है कि नहीं। अच्छा, ध्यान से समझना। मान लो कोई एरिया में केवल एक ही जाति का, वो एरिया दिया है उसमें एक ही जाति के जीवों का संख्या क्या है, ज़्यादा है। मतलब जैसे कि मैं तुमको एक ऐसा स्थान बोल दिया कि वहाँ केवल और केवल क्या पाया जाता है, हिरण पाया जाता है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो स्पीसीज पॉपुलेशन। मोनो स्पीसीज पॉपुलेशन। क्लियर है। और मान लो कोई एरिया में बहुत ज़्यादा क्या है, जाति है। ठीक है ना, जैसे वहीं पास शेर भी है, हिरण भी है, भालू भी है, जितने भी जीव हैं वो सब पाए जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली स्पीसीज पॉपुलेशन। पॉली स्पीसीज पॉपुलेशन। पॉली स्पीसीज पॉपुलेशन, स्पीसीज इवनेस को शो करता है कि रिचनेस को, स्पीसीज रिचनेस को शो कर रहा है कि स्पीसीज इवनेस को, स्पीसीज रिचनेस को, किसको, रिचनेस को। ये किसको शो करता है, स्पीसीज रिचनेस को, कि कोई एरिया में कितना ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जातियों की संख्या। और ये किसको शो कर रहा है, स्पीसीज इवनेस को, स्पीसीज इवनेस को शो करता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। मैं क्या बोला हूँ, सबसे पहले जनसंख्या का क्या परिभाषा है करके, तो किसी दिए गए क्षेत्र में दिए गए समय में एक ही जाति के जीवों की संख्या, उसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या। क्लियर है। जनसंख्या गणना कब होता है, हर 10 साल में एक बार, सेंसस बोलते हैं, जनगणना बोलते हैं। क्लियर है ना। अब उसमें भी क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कोई एरिया है उसमें एक ही प्रकार का जाति है तो उसको मोनो स्पीसीज पॉपुलेशन। बहुत प्रकार का जाति है तो क्या बोलूँगा, पॉली स्पीसीज पॉपुलेशन। क्या बोलूँगा, पॉली स्पीसीज पॉपुलेशन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, एक होता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन को। ठीक है, तो इसको बोल रहा हूँ क्या मैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी। ये जो पॉपुलेशन इकोलॉजी होता है ना, ये जीवों के मध्य होने वाली परस्पर निर्भरता को, मतलब एक जो जनसंख्या दूसरे जनसंख्या के ऊपर कैसे निर्भर रहता है,
साथ ही साथ एक कोई आबादी है उसका जो जैव विकास है, इवोल्यूशन है, वो किसी दूसरे प्रजाति के ऊपर किस प्रकार से डिपेंडेंट है, मतलब उसके कहीं ना कहीं क्या बोलना चाहिए, जेनेटिक्स से या इवोल्यूशन से जोड़ता है। क्या तुम्हारा पॉपुलेशन इकोलॉजी, ध्यान से समझना। जैसे बंदर का इतिहास और मनुष्य का इतिहास दोनों को मैं एक साथ मान लो पढ़ रहा हूँ इकोलॉजी के अंतर्गत, क्लियर है। तो इसका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, ठीक है ना, ये इसका जनसंख्या है, इसका जनसंख्या है, तो इन दोनों के जेनेटिक्स का अध्ययन कर रहा हूँ मैं, इन दोनों के इवोल्यूशन का अध्ययन कर रहा हूँ। किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत, क्लियर है कि नहीं। एक ही, ध्यान समझना, एक ही कम्युनिटी में उपस्थित या समुदाय में उपस्थित अलग अलग जनसंख्या है, तो उनके आपसी जेनेटिक्स और इवोल्यूशनरी संबंध को, ठीक है ना, मतलब अनुवांशिक रूप से और कौन से रूप से बोलना चाहिए, उद्विकासी स्वरूप से, उद्विकासी कैसे इनका विकास हुआ है। तो अलग अलग जीवों का हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो मिक्सअप करके पॉपुलेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो कौन से ब्रांच के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका बेसिक। अच्छा, अब जनसंख्या के बारे में पढ़ डालें। अब ये जनसंख्या का कौन कौन सा लक्षण होता है, जनसंख्या का कौन कौन सा लक्षण होता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या का जो पेपर में आता है ना, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन लिखो, जनसंख्या के लक्षण लिखिए करके, ठीक है। तो सबसे पहला लक्षण होता है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, क्लियर है, ध्यान से देखो। डेंसिटी बोलेंगे, घनत्व को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि कोई दिया गया एरिया है, कोई दिया गया क्या है, हमारा एरिया है, क्लियर ना, क्षेत्र है, स्पेस है, उसमें कोई, ध्यान समझना, जो हमारा दिया गया कोई एरिया है, कोई क्षेत्र दिया, मैं महासमुद्र क्षेत्र दे दिया, और उसमें दिया गया क्या है, समय है। क्या समय दिया गया, साल 2012। तो इसमें कुल जीवों की संख्या कितना था, मतलब जीवों का क्या लिख रहा हूँ मैं, नंबर, समझ आ रहा है कि नहीं। यानी कि एन का मतलब क्या है यहाँ पास, जीवों का नंबर, और एस का मतलब क्या है, स्पेस, क्या है, स्पेस। तो ये जो दोनों का अनुपात है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, जनसंख्या घनत्व। क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित, इकाई समय में इकाई क्षेत्र में उपस्थित कुल जीवों की संख्या, उसको उस जगह का क्या बोला जाता है, जनसंख्या घनत्व। क्या बोला जाता है, जनसंख्या घनत्व। और जो जनसंख्या घनत्व रहता है समय के साथ बदलते जाता है। 2012 में कुछ अलग आबादी रहा होगा, 2013 में अलग, 2015 में अलग, 2020 में कुछ अलग, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब जनसंख्या घनत्व किसके अकॉर्डिंग बदलते जाएगा, समय के अकॉर्डिंग। स्पेस तो वही रहेगा ना, महासमुद्र क्षेत्र ही रहेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग वो क्या होते जाता है, बदलते जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो जनसंख्या का पहला लक्षण क्या हो गया, जनसंख्या घनत्व। क्या हो गया, जनसंख्या घनत्व। अब ध्यान से समझना, कोई भी जनसंख्या का जो घनत्व है वो मेनली तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कितने चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तीन चीज़ों। कोई जगह में कितना ज़्यादा जनसंख्या रहेगा कि नहीं, वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करने वाला है आहार उपलब्धता। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा खाना होगा उस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा, मतलब आहार उपलब्धता ज़्यादा, तो जनसंख्या भी क्या होगा, ज़्यादा, जनसंख्या भी क्या होगा, ज़्यादा। दूसरा है परभक्षण दाब। परभक्षण दाब क्या होता है, परभक्षण दाब। मान लो यहाँ पास इस एरिया में खरगोश का आबादी ज़्यादा था, लेकिन मान लो लोमड़ी का आबादी ज़्यादा रहेगा, तो क्या यहाँ खरगोश रहेंगे क्या, नहीं। मतलब परभक्षियों का दाब जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या होना चाहिए, कम, तब जाकर के जनसंख्या का मान क्या होगा, ज़्यादा। जनसंख्या का मान क्या होगा, ज़्यादा। जैसे तुम लोग मनुष्य हो, मनुष्य को खाने वाला कोई जीव इस एरिया में आ जाए, तो क्या यहाँ मनुष्य का आबादी रहेगा क्या, नहीं। जहाँ आदमखोर, शेर, भालू ये सब पाए जा रहे हैं, क्या वहाँ जीवों का आबादी रहेगा क्या, नहीं। तो पहला तो है आहार उपलब्धता, खाना तगड़ा से होना चाहिए। दूसरा परभक्षण दाब क्या होना चाहिए, वहाँ कम, तब जाकर के वहाँ का जनसंख्या क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तीसरा मौसम, मौसमीय परिवर्तन, ज़्यादा मौसम में चेंजेस आना चाहिए क्या, नहीं। क्लियर है, मौसम सही शॉर्ट रहेगा, एकदम ताप नहीं होना चाहिए ना, एकदम ज़्यादा पानी गिरना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए ना इन्वायरमेंट को, तब वहाँ पर जनसंख्या क्या करेगा, निवास करेगा। तो जनसंख्या घनत्व को कितना चीज़ प्रभावित करता है, तीन। तो लिखो क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन किसका है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो क्या क्या बताओगे, कौन कौन से कारक हैं, तीन कारक, और इसको डील कर पाओगे ना तुम लोग। आहार उपलब्धता कैसे लिखोगे, डेश करके लिखना। कोई एरिया में यदि आहार उपलब्धता ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पास जीवों को भोजन के लिए ज़्यादा सोर्स मिलेगा।
जिसके कारण जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होगा। दूसरा क्या लिखना, परभक्षण दाब, यदि परभक्षियों की संख्या ज्यादा होती है तो उस जगह का जनसंख्या क्या हो जाता है, कम। और तीसरा क्या लिखना, मौसमी परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब जनसंख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्लियर है, ज्यादा मौसमी परिवर्तन होगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो वहां पास कोई जनसंख्या रह सकता है क्या, नहीं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा ये हो गया जनसंख्या घनत्व। इसी में ही एक ध्यान से समझना, अब मैं हर चीज का जनसंख्या तुमको ध्यान से समझना, एक कहानी चलेगा। कैसे कहानी चलेगा कि मान लो एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है और एक घास का पूरा ऐसा मैदान है, ठीक है ना, 1 एकड़ का घास का पूरा मैदान है। अब यहाँ पास इसका जनसंख्या ज़्यादा कि इसका जनसंख्या ज़्यादा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, घास का जनसंख्या ज़्यादा कि इसका जनसंख्या ज़्यादा। या समझने का कोशिश करो, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं कि हर हमेशा ना कोई एरिया में वो कितना प्रोडक्टिविटी देगा उसको तुम लोग संख्या के आधार पर डिसाइड नहीं कर सकते। ये इतना 1 एकड़ का घास फायदेमंद जितना नहीं है उतना कौन है, ये एक ठोक बरगद का पेड़। समझ आ रहा है कि नहीं, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है, क्वालिटी। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है। मतलब जनसंख्या हर हमेशा सही शॉर्ट निर्धारण नहीं कर सकते, जनसंख्या से ज़्यादा बेस्ट रहता है बायोमास का निर्धारण। किसका, बायोमास का। इसका यदि बायोमास निकालूंगा मैं, जैविक भार निकालूंगा तो इसका बायोमास का मान क्या आएगा, ज़्यादा, और इसका बायोमास का मान क्या आएगा, कम। और इसका बायोमास का मान ज़्यादा है मतलब इसका प्रोडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा। क्या होगा, ज़्यादा, उत्पादकता इसका क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब ध्यान समझो कि मान लो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है। अब अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में तुमको जनसंख्या का गिनती करना है, जनसंख्या घनत्व करना है। अब वो तो इतना लंबा चौड़ा है और तुम कैसे जनसंख्या का घनत्व करोगे, कैसे उतना सारा काउंटिंग करोगे। तो ऐसे टाइम में निकाला जाता है अपेक्षिक घनत्व, निकाला जाता है अपेक्षिक घनत्व। जैसे समझने की कोशिश करो, एक पेट्री डिश लिया, इस पेट्री डिश में कई करोड़ बैक्टीरिया है, उसका मैं कैसे गिनती करूंगा, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बता पाऊंगा क्या, नहीं। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते, इस कारण हम लोग गणना करते हैं किसका, अपेक्षिक घनत्व का। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि मैं ध्यान से समझना, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कितना किलोमीटर है, ऐसा समझने की कोशिश करो, 10,000 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर लंबा है, 10,000 किलोमीटर लंबा है। अब उसमें टोटल कितना पेड़ है, पेड़ भी तो एक पॉपुलेशन है, पेड़ों का पॉपुलेशन है। क्लियर है। तो ऐसे टाइम में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ऐसे टाइम में हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोमीटर एरिया में कितना पेड़ है उसको गिन लेंगे। क्या पता 1 किलोमीटर एरिया में मेरे को कितना पेड़ मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 200 पेड़ मिल गया। कितना पेड़ मिल गया, 200 पेड़। तो मैं 10,000 किलोमीटर गुणित कितना कर दूंगा, 200। कितना कर दूंगा, 200। तो इससे जो मेरे मान पता चल रहा है वो एग्जैक्ट है क्या, नहीं। मैं बस क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिलेटिव लगा रहा हूँ कि जब 1 किलोमीटर में इतना मिल सकता है तो 10,000 में इतना मिल सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से ज्ञात करना, यही क्या कहलाता है, आपका अपेक्षिक घनत्व। क्या कहलाता है, अपेक्षिक घनत्व। क्लियर है कि नहीं। मान लो कोई पॉपुलेशन का किसी कारणवश हम लोग गणना नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसके लिए क्या ज्ञात किया जाता है, अपेक्षिक घनत्व। क्या ज्ञात किया जाता है, अपेक्षिक घनत्व। और उदाहरण देना किसका, तुम लोग पहला तो ट्री का देना, मैं जो अभी बताया हूँ उदाहरण, ठीक है, कि मान लो 200 मीटर का एरिया है, उसमें 10 पेड़ है, तो 1 किलोमीटर के एरिया में कितना होगा। तो जब 200 मीटर में कितना है, 10, तो कितना बोला हूँ मैं, 1 किलोमीटर। 200 मीटर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणित कितना कर दोगे तुम लोग, 10, 50 पेड़ होगा करके बोलोगे। कितना बोलोगे, 50। तो कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कि 1 किलोमीटर में गणना करना है तो क्या करेंगे हम लोग, 200 मीटर का देख लिए, 200 मीटर में मान लो कितना पेड़ है, 5 पेड़ है। कितना है, 5 पेड़, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है जी, 1000 मीटर होता है। तो 1000 भागित कितना कर देंगे हम लोग, 200, तो कितना आ जाएगा, 5। अब 5 गुणित कितना कर देंगे, 5, तो कितना पेड़ आ जाएगा, 25 पेड़। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग तुम लोग निकाल सकते हैं, ये अपेक्षिक घनत्व है। और कैसे, और किस चीज़ के लिए करते हैं, जैसे कि टाइगर है, टाइगर का गिनती करना है कोई एरिया में, अब वो तो अपने स्थान बदलते रहते हैं बार बार, तो हम लोग क्या लेते हैं, उसका फीकल मैटर लेते हैं। फीकल मैटर मतलब उसका अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है ना। उसका अपशिष्ट पदार्थ जो रहता है उसकी गणना करते हैं, या उसका पाद चिन्ह का, ठीक है ना, मतलब उसका फुट प्रिंट जो रहता है, फुट प्रिंट, ठीक है ना। तुम लोग देखोगे डिस्कवरी वगैरह में कि हाँ यहाँ पास से आज शेर गुजरा है, इसका पैरों का निशान, ऐसा करके। क्लियर है कि नहीं। तो हाँ, उस एरिया में इतना सारा पैर दिख रहा है, मतलब यहाँ पास 3 से 4 बाघ उपस्थित है। समझ आ रहा है कि नहीं। एक तरीके से ऐसे गिनती करते हैं। तीसरा देखो, तो बैक्टीरिया का गिनती करना है। मान लो मेरे को कोई एरिया, मतलब एक पेट्री डिश दिया हूँ, एरिया बोल रहा हूँ मैं, एक पेट्री डिश दिया हूँ, इसमें बैक्टीरिया कल्चर है।
अब मैं क्या करूँगा, इस पेट्री डिश को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, मैं केवल इतने भाग का मान लो बैक्टीरिया को काउंट कर दिया। मान लो इसमें कितना है, एक्स है, कितना बैक्टीरिया है, एक्स बैक्टीरिया है, तो टोटल पेट्री डिश में कितना होगा, 4 गुणित एक्स बैक्टीरिया। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है। तो ये जो गिनती करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व। क्लियर है, क्या बोल देते हैं, आपेक्षिक घनत्व। तो सबसे पहला हम लोग जनसंख्या का पहला लक्षण क्या है, आपेक्षिक, सबसे पहला लक्षण क्या है, घनत्व, जनसंख्या घनत्व। क्लियर है, और उसी के अंतर्गत क्या पढ़ा दिया तुम लोगों को, आपेक्षिक घनत्व। दूसरा गुण देखते हैं, ये हो गया ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं ना। तीसरा गुण देखो, दूसरा गुण है जन्म दर। क्या है, जन्म दर। देखो, जन्म होना और मृत्यु होना ऑर्गेनिज्म को गुण है, लेकिन जन्म दर होना और मृत्यु दर होना ये किसका गुण है, पॉपुलेशन का। एक व्यक्ति का जन्म हो सकता है और एक मृत्यु हो सकता है, लेकिन एक पॉपुलेशन में जन्म दर काउंट किया जाता है और मृत्यु दर काउंट किया जाता है। क्लियर है, दिमाग में छाप के रखना, पेपर में आता है। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर किसके लिए गणना करते हैं हम लोग, जनसंख्या के लिए, पॉपुलेशन के लिए, और जन्म और मृत्यु का गणना किसके करते हैं, ऑर्गेनिज्म के लिए। क्लियर है, तो ध्यान से देखो, जन्म दर किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। कोई जनसंख्या है तो उसमें आरंभ में आरंभिक समष्टि घनत्व कितना था, आरंभ में उस पॉपुलेशन में कितने लोग थे, आरंभिक समष्टि घनत्व, प्रारंभ में कितने लोग थे और बाद में कितने लोग जन्म लिए, जन्मे व्यक्ति की संख्या, जन्मे व्यक्ति की संख्या, उसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, जन्म दर। क्या बोलते हैं, जन्म दर। क्लियर है कि नहीं, ध्यान से समझना। किसी पॉपुलेशन में आए हुए नए व्यक्तियों की संख्या को क्या बोल देते हैं, जन्म दर। फॉर्मूला क्या देना, जन्म दर बराबर जन्मे व्यक्ति की संख्या बटे आरंभिक समष्टि घनत्व। उदाहरण के लिए समझो कि एक तालाब था, उसमें कमल के पहले 10 फूल थे, नए कितने कमल फूल खिल गए, 5। कितने खिल गए, 5, तो बटे 5 कर दिया, ऊपर में मतलब क्या कर दिया, 5 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पास जो दर निकालूंगा तो उसके अकॉर्डिंग कर लो, 1/2 कितना आ गया, 0.5। ठीक है ना, ये निकल गया आपका क्या, जन्म दर। क्या निकल गया, जन्म दर। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है। यानी कि 0.5 संतति, ऐसा करके आ जाएगा, 0.5 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष, ऐसा कर सकते हो। यदि एक साल में देख रहे हो तो जी, एक साल में देखोगे तो प्रति वर्ष करोगे, और हर दिन देखोगे तो प्रति दिन करोगे। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। जन्म दर कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। मान लो ठीक है ना, आरंभ में समष्टि घनत्व कितना था, 10 था, नए कितने कमल आ गए, 5, तो 5 बटे क्या किए, 10। जो आया है, ठीक है, उसका मान है 0.5% संतति प्रति कमल। कितना कमल का वृद्धि हुआ है, 10 के मुकाबले में 0.5। क्लियर ना। और यदि ये मैं वर्ष में गिनती कर रहा हूँ तो प्रति वर्ष, दिन में करूँगा तो प्रति दिन। क्लियर है, तो ये गिनती हो गया किसका, जन्म दर का। वैसे ही क्या होगा, मृत्यु दर। तीसरा गुण है क्या, मृत्यु दर। तीसरा क्या है, मृत्यु दर। मृत्यु दर को कैसे काउंट करोगे, मृतकों की संख्या बटे समष्टि घनत्व। ठीक है ना, प्रारंभिक समष्टि घनत्व सेम टू सेम, उसमें नए कितने लोग पैदा हुए और इसमें कितने लोग मृत हो गए। प्रारंभिक समष्टि घनत्व, जैसे प्रारंभ में कितने, ध्यान देना, प्रारंभ में कितने कमल थे, 10, और कितने मर गए उसमें से 3, ऐसा समझो। 3/10 तो कितना आ गया, 0.3। तो सेम टू सेम वैसे ही करो ना, प्रति, समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसे जी, प्रति कमल। ठीक है, ऐसे करके, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, प्रति संतति प्रति कमल प्रति वर्ष। क्लियर है, समझ आया कि नहीं ये। अच्छा, याद रखना, कोई भी पॉपुलेशन है ना, बहुत कम चांसेस ये रहता है कि बुढ़ापे के बाद में मृत्यु हो। बुढ़ापे के पहले ही बहुत लोगों का क्या हो जाता है, मृत्यु। बहुत कम लोग 80 साल 90 साल तक जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं तो अधिकतर जो भी जनसंख्या रहता है, ठीक है, वो बुढ़ापे से पहले क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। क्लियर है कि नहीं। यानी कि बुढ़ापे के बाद, ध्यान समझना, सबसे कम मृत्यु दर, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति जो रहता है मृत्यु के बाद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल मोर्टिलिटी। पोटेंशियल मोर्टिलिटी। पोटेंशियल मोर्टिलिटी क्या है, ध्यान समझना, बुढ़ापे के बाद मृत्यु है। बुढ़ापे के बाद मृत्यु है। हाँ भाई, वो आदमी अपना ज़िंदगी जी लिया, उसके बाद वो उसका डेथ हुआ,
तो उसका डेथ को यदि देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल मोर्टिलिटी। लेकिन मान लो कोई, ठीक है, 30 साल के एज में खत्म हो गया, कोई 50 साल के एज में, कोई 55 साल, कोई 60 साल में, ऐसा वाला कहानी चला है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक मृत्यु दर। क्या बोलते हैं, वास्तविक मृत्यु दर। वास्तविक मृत्यु दर। क्लियर है? तो टोटल हम लोग कितना गुण पढ़ लिए अभी तक, 3। सबसे पहला जनसंख्या घनत्व, दूसरा जन्म दर, तीसरा मृत्यु दर। चौथा गुण देखें, चौथा है अप्रवासन, इममाइग्रेशन। मैं मिटा रहा हूं ना मैं। चौथा गुण है अप्रवासन, हिंदी नाम याद रखना है, अप्रवासन, इममाइग्रेशन। इममाइग्रेशन, ई से याद रखना, एंट्री करवा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, एंट्री। मतलब कोई एक जनसंख्या है, यहाँ के जो जीव हैं, यहाँ मान लो मनुष्यों का पॉपुलेशन कितना था, 10,000 लोग थे। कितने लोग थे इन लोग, 10,000 लोग। और यहाँ पास कितने लोग थे, 8,000 लोग थे। इस एरिया में कितने व्यक्ति थे, 8,000 लोग थे। क्लियर है ना, कितने लोग थे, 8,000 लोग थे। तो यहाँ से कोई पॉपुलेशन का करीब ऐसा हुआ होगा कि यहाँ के लोग जो हैं यहाँ से क्या कर लिए, पलायन कर लिया, और पलायन करके इस जनसंख्या में आ गए। इस जनसंख्या में जब आए तो उसको बोलेंगे इममाइग्रेशन, एंट्री किए है ना। तो यहाँ पास जनसंख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो यहाँ से 3,000 व्यक्ति आ गए, यहाँ से 3,000 व्यक्ति आ गए, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11,000। तो जनसंख्या बढ़ा, जनसंख्या बढ़ किसके कारण बढ़ा, अप्रवासन के कारण। बाहर से व्यक्ति का आना क्या कहलाता है, अप्रवासन। इंग्लिश नाम याद रखेंगे, इममाइग्रेशन। क्या बोलेंगे, इममाइग्रेशन। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ आया है, मतलब यहाँ आया है तो पॉजिटिव है, वो क्या है, वो पॉजिटिव है, इममाइग्रेशन है। क्लियर है ना। मान लो यहाँ से निकला है, यहाँ कमी हुआ है, ठीक है। कोई जनसंख्या से, ध्यान समझना, किसी दूसरे आबादी से नए आबादी में जीवों का आना क्या कहलाता है, इममाइग्रेशन, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती है। और दूसरा जो आबादी है उसका जनसंख्या क्या हुआ है, कम। क्या हुआ है, कम। तो इसको बोलते हैं हम लोग इममाइग्रेशन। एग्जिट हुआ है, इम यहां से निकला है ना, और यहाँ गया है, जहां गया उसको इम, और जहां से निकला है उसको इम माइग्रेशन। एग्जिट करते हैं, ऐसे करके याद रखना, एग्जिट वाले को। हिंदी नाम बता दूं क्या इसका, उत्प्रवासन। उत्प्रवासन, ये क्या बोला हूँ, अप्रवासन, बाहर से आना अप्रवासन, यहाँ से निकल जाना उत्प्रवासन। अच्छा, यहाँ स्थायी रूप से आया है ना, ये यहाँ भी स्थायी रूप से यहाँ से निकल गया। कई लोग रहते हैं ना, भाई ये खाएगा माइल गिस ऊंचे बस गिस, समझ आ रहा है ना। तो हमेशा वहाँ के लिए जनसंख्या वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ गया, समझ आ रहा है, और यहाँ से उनका नाम कट गया। और कुछ लोग क्या होते हैं, हाँ, कोई एरिया में खाने कमाने के लिए जाएंगे, फिर से वापस अपने गाँव में आ जाते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। बस प्रवास करते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। क्लियर है ना। गतिशील जीवों में होता है दो तरफा गति है ये। कैसा गति है ये, दो तरफा गति। यहाँ तक क्लियर है। तो कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक होता है माइग्रेशन, जाना और आना, खाने कमाने गए फिर वापस आ गए। दूसरा होता है इममाइग्रेशन, यहाँ से हमेशा के लिए निकल गए। इममाइग्रेशन, हमेशा के लिए वहाँ आकर के बस गए। समझ आया, क्लियर है कि नहीं। ये सभी भी किसको प्रभावित कर रहे हैं, जनसंख्या को। किसको प्रभावित कर रहे हैं, जनसंख्या को। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ मैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लिंग अनुपात, ठीक है ना। कोई एरिया में प्रति 1000 पुरुष है तो उसमें महिलाओं का संख्या कितना है, ठीक है ना। किसी जनसंख्या में 1000 पुरुष के ऊपर कितनी महिलाएं, ठीक है ना। मान लो पुरुषों का संख्या 1000 है, ठीक है। तो एक आदर्श स्थिति क्या होगा, 1000 पुरुष है तो उनके शादी के लिए 1000 महिलाएं, ऐसा टाइप का समझ रहे हैं। मतलब पुरुष का अनुपात और महिला का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम लोग लिंग अनुपात कैसे देखते हैं, लिंग अनुपात देखा जाता है 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। 1000 मान लो क्या है आपका पुरुष, तो उसमें क्या देखेंगे, महिलाओं की संख्या। महिलाओं की क्या देखते हैं, संख्या, भूलना नहीं। क्लियर है। जैसे कोई 1000 पुरुष है वहां पास, तो क्या पता मात्र 500 महिला है, समझ आ रहा है नहीं। तो जस्ट आधा हो गया। लिंग अनुपात कितना है, 0.5। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो 1000 पुरुष पर, ध्यान से समझना, किसी जनसंख्या में 1000 पुरुष पर, ठीक है ना, महिलाओं की जो संख्या है उसी को बोलते हैं लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो।
क्लियर? कितना गुण हो गया अभी तक? 5। सबसे पहला जनसंख्या घनत्व, दूसरा जन्म दर, तीसरा मृत्यु दर, चौथा आप्रवासन, ठीक है, और उत्प्रवासन और माइग्रेशन, तीनों के एक ही साथ बोलना उसको तो, ठीक है। फिर क्या आ गया आपका? लिंग अनुपात। क्या आ गया? लिंग अनुपात। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं आयु अनुपात। ये भी बहुत ज्यादा एमपी है, ठीक है, ध्यान से समझना। जो आयु अनुपात है ना, वो जन्म दर और मृत्यु दर को डायरेक्टली प्रभावित करता है जी। किसको? जन्म दर को और मृत्यु दर को। जन्म दर और मृत्यु दर को क्या करता है? प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है अभी बताता हूँ तुमको। क्लियर है? मैं व्यक्तियों को 3 एज ग्रुप में बांटता हूँ। किसके आधार पर? उसके जनन क्षमता के आधार पर। कितने? किसके आधार पर? जनन क्षमता के आधार पर। कोई व्यक्ति है जो अभी रिप्रोडक्टिव एज में है, रिप्रोडक्टिव एज में है, रिप्रोडक्टिव एज में है। रिप्रोडक्टिव एज में है मतलब ऐसा समझो कि वो 13 साल से लेकर के 45 साल या 40 साल तक का एज का आदमी है, ठीक है। एक प्री रिप्रोडक्टिव एज का आदमी है, प्री रिप्रोडक्टिव एज। 3 प्रकार से एज बता रहा हूँ ना मैं। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन के बेस पर, जनन क्षमता के आधार पर प्री रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब कितना साल का है वो? 1 साल से लेकर के 13 साल तक का व्यक्ति है, चाहे वो मनुष्य हो, सॉरी, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, ऐसा कहानी है। और एक है तुम्हारा कौन सा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, मतलब वो अब जननक्षम्य नहीं है, जननक्षम्य नहीं है, मतलब 45 साल से ऊपर, 45 साल से ऊपर। क्लियर है कि नहीं? कितने भागों में बांट दिया मैं? 3 भागों में। एक तो है प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग, एक है रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग, और एक है क्या तुम्हारा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग। मान लो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले लोगों का मैं ग्राफ बनाता हूँ, पिरामिड बनाता हूँ। प्री रिप्रोडक्टिव वाले एज ग्रुप वाले, प्री रिप्रोडक्टिव एज, इनका संख्या क्या है? ज़्यादा। हमेशा याद रखना, प्री रिप्रोडक्टिव को कहाँ रखा हूँ मैं? नीचे में। उसके बाद कौन सा एज वाला है? रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं। और उसके बाद कौन है जिनका संख्या सबसे कम है? वो कौन है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है। क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं। क्लियर है? तो देखो, इनका संख्या कम है, ये खत्म होंगे, इनका संख्या उससे ज़्यादा है और इसका संख्या सबसे ज़्यादा है। इन फ्यूचर देखना सबसे ज़्यादा आबादी किसका बढ़ेगा? इन्हीं का, क्योंकि इनमें युवाओं की संख्या क्या है? ध्यान समझना, इनमें छोटे बच्चे हैं, वो इन फ्यूचर कहाँ जाएंगे? रिप्रोडक्टिव एज में। और रिप्रोडक्टिव एज में है मतलब इसके कारण जनसंख्या क्या होगा? दंड से बढ़ेगा। ऐसा जनसंख्या जहां पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव की संख्या क्या होती है? कम, और प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप की संख्या क्या रहती है? ज्यादा। इन फ्यूचर उनका जनसंख्या तेजी से बढ़ता है। ये कौन से देश का ग्राफ है? भारत का। कहाँ का है ये? भारत का। भारत युवाओं का देश है बोलते हो ना बार बार, मतलब युवाओं का देश है, मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग क्या है? एकदम ज्यादा, मतलब इन फ्यूचर यहाँ का जनसंख्या और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, ऐसा है। दूसरा कहानी मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ऐसा कहानी है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है ना, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में हल्का हल्का अंतर है। मतलब ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये जो है ना, ध्यान देना, ये जो ग्राफ बन रहा है वो स्टेबल है। क्या है? वो स्टेबल है, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग ग्रुप जो है क्या है? ध्यान देना, इसमें एकदम ज़्यादा था लेकिन इसमें क्या है? कम। और रिप्रोडक्टिव एज वालों का भी संख्या क्या है? कम। क्या ये इन फ्यूचर ग्रोथ करेगा क्या? इसका जनसंख्या उतना से नहीं। ये कहाँ का ग्राफ हो सकता है? चाइना का। चाइना ने क्या किया? अपना जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या किया कि वहाँ जो दंपत्ति है ना, जिनका केवल एक संतति है, उनको इनाम दिया जाए, ऐसा वाला कहानी चला। समझ आ रहा है ना? यानी कि जनसंख्या में क्या करना है? हमको नियंत्रण करना है। तो क्या कर देंगे? यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव एज का संख्या कम कर देंगे। कब? जब उनका संख्या ही कम होगा, बच्चे का संख्या कम, तो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप का संख्या क्या होगा? कम। समझ आ रहा है कि नहीं? रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं, ध्यान समझना, रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं, यदि वो बच्चे कम पैदा करेंगे तो ये तो अपने आप छोटा होगा ना, ये ग्राफ। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये ग्रोथ कर रहा है क्या? ये कर्व नहीं, ये ऐसा पिरामिड जैसा बन रहा है क्या? ये तो बना, ये बन रहा है क्या? उतना पिरामिड नहीं। मतलब ये कैसा है? स्टेबल है। कैसा है ये? स्टेबल है। यानी कि यहाँ पास का जो जनसंख्या रहेगा, जहाँ प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का संख्या लगभग क्या होता है? जहाँ बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। वहाँ का जो जनसंख्या है वो सदैव क्या रहता है? स्टेबल रहता है। क्या रहता है? स्टेबल। जहाँ प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग क्या रहते हैं? ज़्यादा, वहाँ जनसंख्या इन फ्यूचर तेजी से बढ़ेगा। क्लियर है? और तीसरा होता है, ध्यान से समझना, डिक्लाइनिंग वाला।
ध्यान से समझो, यहाँ पास रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग क्या है, एकदम कम। और जो तुम्हारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग हैं उनका संख्या और भी क्या है, समझना। ये जो ग्राफ, सॉरी, ये जो पिरामिड बनेगा वो डिक्लाइनिंग होगा, मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जनसंख्या इसका वृद्धि होगा क्या, नहीं, उल्टा जनसंख्या क्या होते जाएगा, इन फ्यूचर कम ही होते जाएगा। क्योंकि यहाँ पास देखो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप का संख्या भी क्या है, कम, और इसका संख्या क्या है, ज़्यादा। ये तो बूढ़े हो ही जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो खत्म होंगे, और इनका संख्या पहले से ही क्या है, कम है। समझ आ रहा है कि नहीं। ये कहाँ का केस है, जापान का है केस। कहाँ का है, जापान। वहाँ शादी करो करके पैसा दिया जाता है, यहाँ शादी मत करो करके पैसा दिया जा रहा है, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ बना है भाई, कानून बना है ना। ठीक है, RCH प्रोग्राम लॉन्च किए थे, नसबंदी कार्यक्रम चला था, याद है। ठीक है, मैं तुम लोग को बताया था ना, आपातकाल के टाइम में हुआ था, संजय गांधी वाला केस, मूवी भी बना था इसके ऊपर। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया था जब। ठीक है, तो ज़बरदस्ती जो युवा लोग रहते थे उनका नसबंदी कर देते थे। 12 साल 13 साल के लोगों का किया गया है, ऐसा भी केस आया था। ठीक है, तो बहुत घोर विरोध हुआ था। क्लियर है। तो ये ग्राफ समझ आया कि नहीं। 3 प्रकार से एज पिरामिड, ग्राफ बोल रहा हूँ, पिरामिड बनता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। एक तो एक्सपेंडिंग जो कि बढ़ते जाएगा, एक कैसा रहेगा, स्टेबल वाला, और एक क्या रहता है, डिक्लाइनिंग। इन फ्यूचर जो जनसंख्या रहेगा वो क्या होगा, कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा, कम। अच्छा ध्यान समझना, कोई एरिया में जनसंख्या ज़्यादा है, क्या वहाँ परभक्षी ज़्यादा होंगे, क्या नहीं होंगे। वहाँ आहार उपलब्ध कैसे होगा, ज़्यादा होगा। वहाँ का मौसमी परिस्थिति कैसा होगा, ज़्यादा परिवर्तनशील होगा, क्या नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब कोई एरिया का तुम जनसंख्या देख करके वहाँ पास के 3 चीज़ों का निर्धारण कर सकते हो कि वहाँ पर भक्षी ज़्यादा है कि नहीं, वहाँ का मौसमी उपलब्धता कैसा है, और तीसरा वहाँ आहार का मात्रा कितना है। क्लियर है कि नहीं। तो ये सभी जो हैं कारक, ये सब जनसंख्या को क्या कर रहे हैं, आपका नियंत्रित कर रहे हैं। तो एक हिसाब में जनसंख्या को, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको कौन कौन सा कारक बढ़ा रहा है, जन्म दर है वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। पॉजिटिव कर रहा हूँ, जन्म दर क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। मृत्यु दर जनसंख्या को क्या घटाता है, क्या करता है, घटाता है ना। मृत्यु दर जनसंख्या को क्या कर रहा है, घटा रहा है। ठीक है, बाहर से लोग आए, इमाइग्रेशन हुआ, क्या हुआ, इमाइग्रेशन, वो जनसंख्या को बढ़ाएगा कि घटाएगा। बाहर से लोग आ रहे हैं तो जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ से मान लो लोग निकल रहे हैं, ठीक है ना, इम है ना, इम माइग्रेशन, यहाँ से लोग निकल गए, इम माइग्रेशन, क्या हो गया, इम माइग्रेशन। तो यहाँ पास की जनसंख्या को क्या करेगा, वो घटाएगा। यानी कि तुम लोग क्या समझ रहे हो, मान लो कोई एरिया है, ध्यान से समझना, कोई एरिया है, तो उस एरिया में मान लो प्रारंभ में पॉपुलेशन कितना था, n था, क्या था, n था। ठीक है, t समय में वहाँ का पॉपुलेशन कितना था, n था। तो उस जनसंख्या को कौन कौन सा कारक बढ़ाया है, बर्थ बढ़ाया है, और बाहर से लोग आए हैं वो बढ़ाया है। और घटाया कौन कौन है, कौन कौन घटाया है, इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन, और कौन घटाया है, मोर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट बढ़ाया है रे जनसंख्या को, और इमाइग्रेशन भी क्या किया है, बढ़ाया है। और घटाया कौन है, ये। तो कुछ समय पश्चात, मतलब n+1 समय बाद जनसंख्या का वही मान रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लो कोई टाइम में यहाँ पास का आबादी 30 था, कितना था, 30 था। ठीक है, मैं बोलूँगा वर्ष 2012 में, समझने का कोशिश करो, टाइम दिए है, वर्ष 2012 में यहाँ पास का जनसंख्या कितना था, 30 था। वहाँ नए उत्पन्न हुए शिशुओं का संख्या कितना है, 10। वहाँ बाहर से आ गए कितने लोग, वहाँ बाहर से कितने लोग आ गए, चलो 11 लोग आ गए। कितने लोग आ गए, 11 लोग आ गए। क्लियर है। अब उसके बाद ठीक है, यहाँ पास से कितने लोग भग गए, भगे कितने लोग हैं, यहाँ से मान लो 5 लोग भगे। कितने लोग भग गए, 5 लोग। कितने लोगों का मौत हो गया, 8 लोगों का मौत हो गया। कितने लोगों का मौत हो गया, 8 लोगों का। अब बताओ टोटल जनसंख्या कितना है, क्या करोगे तुम लोग, जितने लोगों का जन्म हुआ है बाहर से आए उनको जोड़ोगे, 10 और 11 कितना हो गया तुम्हारा, 21। कितना हो गया, 21। पहले से कितना है, 30। 30 और 21 कितना हो गया, 51। कितना हो गया, 51। और कितने लोग खत्म हो गए, और कितने लोग यहाँ छोड़ करके चले गए, 8 5 13। तो 51 माइनस क्या करोगे, 13। तो 51 में से 13 घटाओ, 11 में से 3 गया, कितना आएगा, 8, सॉरी हाँ 8 आएगा। और यहाँ पास कितना आ जाएगा, 4। ठीक है ना, 4 में से गया 3, कितना आया, 38 आ गया ना। समझ आ रहे हैं। तो n+1 क्या है, 38 लोगों का संख्या t+1 समय बाद, यानी 2012 के बाद। आया समझ में ये फॉर्मूला कैसे है। कोई टाइम में कितना जनसंख्या था, उस जगह में कितना जनसंख्या था, 30 था, तो nt लिखा दिए गए समय में। कुछ समय बाद
उसका जनसंख्या कितना होगा वो ज्ञात करना है मेरे को। तो कैसे ज्ञात करूंगा, कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोग बाहर से आए उसको जोड़ दूंगा, और कितने लोग खत्म हुए और यहाँ से निकल गए उसको क्या कर दिया, घटा दिया, जो मान आया वो क्या है n+1। समझ आ गया फॉर्मूला? अरे यही तो बनाया हो ना। जन्म दर क्या होता है, वृद्धि बढ़ाता है, मृत्यु दर क्या करता है, घटाता है। बाहर से लोग आएंगे जनसंख्या को बढ़ाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे वो लोग क्या करेंगे, जनसंख्या को घटाएंगे। क्लियर है कि नहीं? मतलब ध्यान से समझो, यदि जन्म दर का मान, यदि जन्म दर और क्या बोला हूँ मैं, तुम्हारा आप्रवासन की दर, आप्रवासन बर्थ रेट और क्या है इमाइग्रेशन, इन दोनों का मान क्या है, यदि ज़्यादा है तो जनसंख्या भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा। ज़्यादा बाहर से लोग आ रहे हैं और ज़्यादा व्यक्तियों का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, तो उस एरिया का जनसंख्या क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है। और वृद्धि का जो दर रहता है, दर को हम लोग किससे शो करते हैं, आर से। ठीक है ना, कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोगों का मौत हुआ, बी माइनस क्या कर दोगे तुम लोग, डी कर दोगे। क्लियर है कि नहीं? कोई एरिया में कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोगों का मौत हुआ, तो उससे हम लोग को पता चल जाता है जनसंख्या का वृद्धि दर। क्या पता चल जाता है, जनसंख्या का वृद्धि दर। ठीक है ना, आर। और ये जो आर समानुपाती होता है किसके, डेल एन के। किसके, डेल एन के। एन मतलब क्या बोला था, जनसंख्या घनत्व। यानी आर का मान यदि ज़्यादा तो जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा। समझ आया? मनुष्य है, कितने मनुष्यों का जन्म हुआ, 10। कितने लोग मरे, 4 लोग। तो 10 माइनस क्या कर दूंगा मैं, 4। कितने लोग आ गए, 6। ठीक है, वो 6 क्या है, इसका आर है, वो डायरेक्ट समानुपाती किसके है, जनसंख्या घनत्व के। मतलब वो जो 6 है, आर है, जो जनसंख्या का वृद्धि दर है, वो घनत्व के क्या होता है, डायरेक्ट समानुपाती होता है। वृद्धि दर समानुपाती जनसंख्या घनत्व, जितना वृद्धि दर रहेगा उतना ही ज़्यादा उस एरिया का जनसंख्या घनत्व रहता है। खत्म कहानी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आर का मान अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग दिया रहता है। ठीक है ना, आर का मान जो रहता है, अब ये आर का मान इकोलॉजिस्ट लोग जो रहते हैं ना, उन लोग काउंट कर करके रखे रहते हैं। ठीक है, कि कोई एरिया के लिए जन्म दर का मान, और ध्यान से समझना, जन्म और मृत्यु, बर्थ माइनस रेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट। ध्यान देना, बर्थ माइनस डेथ है जी, रेट बोल रहा हूँ। बर्थ माइनस डेथ करोगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, आर। और आर किसके समानुपाती होता है बोल रहा हूँ मैं, डेल एन के, जनसंख्या घनत्व के। क्लियर है? इसका मान यदि ज़्यादा तो जनसंख्या घनत्व का मान भी क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, नार्वे चूहे के लिए आर का मान आता है 0.015 चूहा के लिए, नार्वे चूहा। क्लियर है? एनसीईआरटी में डाटा दिया है, उसको बता रहा हूँ। ठीक है, आटा भृंग के लिए, आटा भृंग, तो आटा में रहता है भृंग, बीटल्स रहता है, उसके लिए इसका मान आता है 0.12। ठीक है, और ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इसका मान है 0.0205, इसके लिए ह्यूमन के लिए आर का मान, ह्यूमन के लिए। तो सबसे तेजी के साथ बताओ किसका पॉपुलेशन बढ़ेगा, आटा भृंग का, क्योंकि इसका आर का मान क्या सबसे ज़्यादा, और इसका आर का मान ज़्यादा है, इस कारण इसका डेल एन का मान भी क्या होगा, ज़्यादा। ये मान निकाल करके रखा गया है भाई। ठीक है, 100 बात कही कि यार वृद्धि दर बढ़ेगा तो जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीक़े से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि जनसंख्या, ध्यान समझना कि जो जनसंख्या होता है वो क्या है। ठीक है, जनसंख्या के क्या क्या लक्षण होते हैं, वृद्धि दर किसे कहते हैं, और वृद्धि दर किस तरीके से जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।